तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन के एक और न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 48 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मॉर्गन ने अपने 100% मेथड एक्टिंग के लेवल को रीच किया और शिका की टेक्निक से उसी को बीट कर दिया। और दूसरी तरफ शॉन को अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आई, जिसके जरिए उसे पता चला कि वो शॉन नहीं बल्कि असलियत में पार्क शी-हुन है। और वो डेड मेंशन के बाकी सारे बच्चों से इसीलिए अलग है क्योंकि वो अपने कमांड्स खुद बना सकता है। सो ये चीज रियलाइज होते ही वो वापस से अवेकन होता है और अपने सरप्राइज अटैक के जरिए स्लेंडी को धराशायी कर देता है। और अब आगे इस चैप्टर की शुरुआत में हम शॉन के उसी पास्ट के सीन को आगे कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं, जिसमें छोटा शॉन कहीं पर चलते हुए जा रहा है और अभी वो जिस प्लेस पर है वहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और उसके दिमाग में अभी वही सारी बातें चल रही है जो उसकी मॉम ने अपने आखिरी वक्त में कही थी कि तुम्हारे कई सारे दोस्त होंगे, तुम एक खुशहाल जिंदगी जियोगे, सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुम अपने कमांड्स खुद बनाओगे। और यही सारी चीज सोचते हुए वो आ जाता है यूनहो स्नैक शॉप के सामने, यानी कि वो अभी साउथ कोरिया में है। अब इस मानवा की अर्ली स्टोरी के दौरान हमें डेड मेंशन के उस शुगर दद्दू के पास से ये पता चला था कि असलियत में शॉन को काफी ज्यादा ऊंचे पैसे देकर जापान के याकुजा ने खरीदा था, लेकिन एक डिलीवरी ग्लिच के चलते वो किसी और जगह पर ही पहुंच गया और वहीं पर खो गया। और ये कोई और जगह साउथ कोरिया ही है। लेकिन अगर शॉन सच में खोया होता तो वो ऐसे ही भटकता रहता ना, पर अभी तो हमने उसको अपनी मॉम के साथ देखा। अभी भले ही हमें ये क्लियर नहीं है कि वो उसकी मॉम थी या फिर कोई मदर फिगर, लेकिन आंखों से और बातों से तो यही पता लगता है कि वही उसकी असली मॉम थी, जिसने शायद से शॉन को डेड मेंशन से बचाने के लिए उसको बीच डिलीवरी से ही रेस्क्यू कर लिया और उसे साउथ कोरिया ले आई। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद शॉन का पता लगाते हुए कोई वापस से उसके पीछे पड़ा और उनकी ये हालत कर दी। अब उनका ये वाला एनिमी कोई डेड मेंशन से था या फिर याकुजा से, ये अभी हम भी नहीं जानते, क्योंकि पीटीजे के इस यूनिवर्स में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। मतलब नॉल सच में इतना बड़ा पागल थोड़ी होगा कि डेड मेंशन के सारे बच्चों को यूं ही पकड़ता फिर रहा है। आखिर उसका भी तो कोई गोल होगा। और ऊपर से उस बंदे ने डेड मेंशन के डैडी को भी किडनैप किया है, तो भाई के पास कुछ तो उसके रीजंस होंगे ना ये सब करने के। और जब नॉल स्पार्की को पहली बार लेने गया था ना, तब उसने स्पार्की को यही कहा था कि मैं तुमको आजाद करवाने आया हूँ। और रही बात डेड मेंशन के ये वाले शुगर दद्दू की, तो मुझे तो ये किसी भी एंगल से अच्छा इंसान नहीं लगता। लिटरली उसके कुछ ऐसे कांड होंगे जिसकी वजह से नॉल ने उसको धर लिया। तो अगर इस एंगल से हम देखें सो हमें नॉल का भी पर्सपेक्टिव और विजन क्लियर होता हुआ दिखता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं छोटे शॉन को जो चलते हुए यूनहो स्नैक शॉप के सामने पहुंच चुका है। और इसी स्नैक शॉप के बाहर हम देखते हैं एक टाइकोंडो वैन को, जिसमें एक मास्टर अपने स्टूडेंट को घर पे छोड़ने आया है। और ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यूनहो होता है। अब बात करूँ इस टाइकोंडो वैन की और इस मास्टर की, तो असलियत में यूनहो का मास्टर एक लेजेंड है और इस बंदे का नाम है लेजेंडरी हानचू शियोंग, जिसको टाइकोंडो में महारत हासिल है। अब जो लोग पीटीजे यूनिवर्स की बाकी सारी मानवास को फॉलो करते हैं उनको शायद से इस कैरेक्टर के बारे में पता होगा कि आखिर ये कितना ओपी लेवल का है। बट अगर कोई इसकी स्टोरी जानना चाहता है तो मैनेजर गेम और वायरल हिट नाम की मानवा पढ़ सकता है, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आखिर क्यों ये बंदा एक लेजेंड है। और यूनहो पास्ट में उसी का स्टूडेंट रह चुका है। और अपनी माँ को देखते ही छोटा सा यूनहो सीधा उनको हक कर लेता है और उनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो। हम देखते हैं कि यूनहो की माँ अपना गुड जेस्चर दिखाते हुए हानचू शियोंग को भी गर्मा गर्म खाना पैक करके देती है। और दूर खड़ा हुआ छोटा शॉन ये सारी चीजें देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उस बेचारे को भूख लगी है। बट फिर वो उदास होकर उसी गली में मुड़ जाता है और उसको जाते हुए देख लेता है छोटा यूनहो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनहो दौड़कर शॉन को बुलाने आता है और उसे ऑफर करता है अपने माँ के हाथ का खाना। और साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और ये नाम वाली बात से उसे वापस से याद आती है उसकी माँ की आखिरी बातें। और वो हंसते हुए यूनहो को कहता है कि मेरा नाम है पार्क शी-हुन। एंड तभी वहाँ पर यूनहो की मॉम भी पहुँच जाती है और वो पार्क शी-हुन को कहती है कि क्यों ना बेटा तुम थोड़ी देर के लिए मेरी शॉप में आ जाओ और वहीं पर खाना खा लो, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा सर्दी है। और ये बात सुनकर छोटा यूनहो पार्क शी-हुन को हाथ पकड़ के अपने मॉम की शॉप में ले जा रहा होता है। और बैकग्राउंड में हमें बड़े वाले पार्क शी-हुन की आवाज आती है। शायद ये वही पल था जब मैंने अपने लिए कुछ चुन लिया था,
ये वो नियम था जो मैंने अपने लिए बनाया था, सिर्फ मेरे नए परिवार को बचाने के लिए। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस बड़ी सी स्क्रीन को जहाँ पर स्लेंडी भाई को पटका गया था, और अभी शॉन को हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट पोज के साथ खड़ा हुआ देखते हैं, और वो अपने आप से कहता है आखिरकार मुझे ये सब कुछ याद आ गया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। यानी कि हाँ, इस मानवा के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि शॉन जानबूझकर जोसेफ और यूनहो के बीच में पड़ता था और यूनहो को कैसे ना कैसे समहाउ प्रोटेक्ट करता था। एंड वो ये सारी पास्ट की बातें इसी वजह से भूल गया था क्योंकि वो याद करते हुए उसकी माँ की मेमोरी वापस से उसके दिमाग में आ रही थी, और उसकी मदर ने उसे कमांड दी थी कि अगर ये मेमोरीज पेनफुल है तो तुम उसे भूल जाओगे, लेकिन एक सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ वापस से याद आ जाएगा। और वो सही वक्त अभी शायद से आ चुका है। पर तभी शॉन देखता है कि मोआ के कॉन्सर्ट का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, और एग्जैक्ट इस मोमेंट पर शॉन के सामने एंट्री होती है एक और बंदे की। ये ज़ॉम्बी कहीं का कुछ ज्यादा ही टफ बन रहा था साला। यानी कि हाँ, यहाँ पर डेमियन पहुंच चुका है, मतलब यूरी और यूजिन निपट चुके हैं। पता है ना, वो दोनों जब एरिक से लड़ते हुए थक गए थे तब अचानक से ये भाई ने वहाँ पर एंट्री मार दी थी। अभी आखिर सारी हेकड़ी कहाँ पर निकल गई, मैं तो चाहता ही था कि तो खत्म हो जाए। और ऐसा बोलते हुए डेमियन अपने शू वाले ब्लेड से स्लेंडी के स्कल पे हमला करता है, लेकिन तभी शॉन अपनी टांग बीच में अड़ा के उसे वहीं पे रोक लेता है। क्या तू स्कैरियोट के साथ है लाल बालों वाले? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग पार्टनर्स हो, तो आखिर तू इसे मारना क्यों चाहता है बे? लेकिन शॉन के इतना बोलते ही डेमियन ने उसके ऊपर एक किक जड़ दी होती है, लेकिन शॉन इससे काफी स्पीड में बच जाता है। लेकिन अपने उस किक को हवा में ही डाइवर्ट करते हुए डेमियन शॉन को कहता है अबे साले तू इसकी चिंता क्यों कर रहा है? और ये बोलते हुए डेमियन ने अपनी किक को शॉन के ऊपर लैंड भी कर दिया होता है। आखिर तूने ये सोच भी कैसे लिया कि ये जला हुआ टोस्ट कहीं का मेरा पार्टनर होगा? पता नहीं आज इतने सारे बच्चे क्यों मिल रहे हैं मुझे। वेल, डेमियन की एक किक खाने के बाद शॉन तुरंत ही उसके सारे पैटर्न्स को समझ जाता है और उसके बाकी सारे किक वाले अटैक से आराम से बच रहा होता है। अबे साले, मैं तुझे किस एंगल से बच्चा लगता हूँ बे? क्या तूने अपनी जिंदगी में बच्चे देखे भी है? तेरे कोई दोस्त वगैरह है कि नहीं? अरे यार, मुझे लगता है कि मेरी बातें तुझे अभी तक चुभी नहीं। मुझे लगा था कि तुझे कुछ बोलूंगा तो तू गुस्सा हो जाएगा, लेकिन शायद इतना काफी नहीं है। ठीक है, कुछ और ट्राई करता हूँ। तो बता, क्या तुझे अपने बड़े भाई ईडन की याद आती है? मैंने आखिरी बार उसकी काफी खातिरदारी की थी। क्या वो जिंदा तो है ना? और ईडन का नाम सुनते ही शॉन को अचानक से शॉक लगता है, और शायद उसे ये पता चल जाता है कि ईडन की वो हालत डेमियन ने ही की थी। और अब डेमियन उस पर एक और किक मारते हुए उसे कहता है कि चिंता मत कर, मैं तुझे भी तेरे उस भाई के पास पहुंचा दूंगा। और इस पैनल को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि डेमियन ने किसी वेपन के पीस को अपने शू के साथ सिल्वर थ्रेड के जरिए बांधा हुआ है, और शॉन ये देखकर समझ जाता है कि वो कितना भी दूर चला जाए, लेकिन डेमियन की किक के इम्पैक्ट से वो सिल्वर थ्रेड और उसमें लगा वेपन उसे उतनी ही दूर आकर लग जाएगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डेमियन ने अपनी किक काफी ज्यादा तेजी से की होती है। इनफैक्ट उसने उस वेपन से फ्लोर तक को फाड़ दिया है, और शॉन उससे बचता हुआ ऊपर की तरफ कूद जाता है, और डेमियन वापस से अपने सिल्वर थ्रेड वाले वेपन को अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ पर हम उसके वेपन के पूरे मैकेनिज्म को क्लोजअप में देख सकते हैं। पर तभी डेमियन देखता है कि शॉन उससे डरते हुए उसे कहता है कि भाई मेरी तो फट गई, मैं तो सच में नरक में चला जाऊंगा तेरे से मार खा लिया तो। मैं तो डर गया। डेमियन वाज कंफ्यूज कि आखिर ये साला कर क्या रहा है, लेकिन शॉन उसे सामने से कहता है कि साले बकवास बनकर अगर दम है तो सामने से आके लड़। और दोनों वापस से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। डेमियन अगेन अपनी उसी किक को यूज करता है, लेकिन इस बार शॉन वो लटकते हुए केबल्स को पकड़कर साइड हो जाता है, और डेमियन की ये वाली किक भी दीवार में लग जाती है, और शॉन केबल के जरिए हवा में झूल के सीधा डेमियन पर एक किक को लैंड करता है। वेल, डेमियन ने इस किक को अपने ऊपर लैंड होने से पहले रोक तो लिया होता है, लेकिन इस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। मैंने ये सोचा नहीं था साले कि तू उसे ब्लॉक कर पाएगा, लेकिन तेरी आंखें काफी ज्यादा अच्छी है, तूने वो कर लिया। अब ये तगड़ी किक अपनी बॉडी पर लेने के बाद डेमियन नीचे गिरा नहीं होता, बल्कि वो भी एक केबल पकड़कर वहीं पर ऊपर बैठ गया होता है। और तभी मॉर्गन के स्टेज से अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड हाफ बस शुरू हो चुका है। अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था।
और इतना बोलकर डेमियन भाई बिल्कुल स्पाइडरमैन बन के सीधा मॉर्गन की तरफ जाने लगते हैं और शॉन पीछे से चिल्लाता रह जाता है, ओए कहाँ पे जा रहा है ओए? क्या मैंने तुझे कहा नहीं कि मैं तुम सबका कबाड़ बना दूंगा? और इतना बोलकर डेमियन ने लिटरली अपनी उस वेपन वाली किक को चला दिया होता है। मर जाओ सालो सबके सब। और उसने अपनी इस किक से काफी लंबी दूरी तक के कई सारे केबल्स को काट दिया है जिस पर हैलोजन और स्टेज के मेटल स्कैफोल्ड लटके थे, यानी कि अब वो सारा मलबा गिरने वाला था ऑडियंस के ऊपर। और ये देखकर शॉन उसको चिल्ला के कहता है, अबे साले मंदबुद्धि क्या कर रहा है? बेचारी मोआ अपने चालू कॉन्सर्ट के दौरान देखती है कि उसकी ऑडियंस के ऊपर लोहे के खंभे गिर रहे हैं। लिटरली ये देखकर गाते गाते उसकी भी फट जाती है कि ये क्या होने लगा मेरे कॉन्सर्ट में। पर तभी हम देखते हैं शॉन को जो 3-4 केबल एक साथ पकड़कर बिल्कुल टार्जन की तरह लटकते हुए आ रहा है। और बैकग्राउंड में ऑथर हमें बताते हैं कि वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल बस डेड मेंशन के बच्चों को काबू में करने के लिए थे, लेकिन शॉन ने जो अपने लिए नए नियम बनाए थे सिर्फ उसकी वजह से उसने उन सबको सरपास कर दिया। लिटरली शॉन ने झूलते हुए एक बड़ा मोमेंटम लिया और अपनी एक ही खतरनाक किक से एक साथ 3-4 लोहे के खंभों को हवा में ही ऑडियंस से दूर धकेल दिया। और ये देखकर डेमियन भी हंसते हुए उसे कहता है कि बेटा इतना काम नहीं आने वाला, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन ने जिस तरफ उन सारे खंभों को लात मारी थी वो सारे अब सीधे मोआ पर जाकर गिरने वाले थे। लेकिन शॉन हवा में झूलते हुए वो जिस केबल के थ्रू जिस खंभे पर लटका था वो उसे ही जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वो उस पूरे खंभे के साथ सीधा मोआ के ऊपर से जाता हुआ उन सारे खंभों को साइड में कर देता है। और मॉर्गन के एग्जैक्ट पीछे स्टेज पर एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है और अपने आप से कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन शॉन भाई का और ज्यादा ऑरा फार्मिंग हो उससे पहले डेमियन ने एक और बड़े से मेटल ब्लॉक को लिटरली अपने उस किक वाले वेपन से काट दिया होता है। I mean, सच्ची में काट दिया होता है यार। और वो सच में काफी बड़ा लोहे का एक भारी भरकम टुकड़ा होता है जो अब सीधा जाकर ऑडियंस पर गिरेगा। और ये देखकर शॉन और मॉर्गन के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अब क्या होगा भाई। और तभी उस बड़े से गिरते हुए खंबे को एक मर्दाना हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। और ये कारनामा करने वाला वो राक्षस जैसा बंदा आखिर कौन है वो अभी हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ डिमिट्री भी मौजूद है जिसने अनकॉन्शियस यूजिन को अपने हाथों में पकड़ा है। और वो बंदा डिमिट्री को कहता है, डिमी ये तो बच्चों का खेल है। वेल अगर अभी भी आपकी बत्ती नहीं जली तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिमिट्री का वही भाई है जिसको हमने उसके फ्लैशबैक में देखा था। इनफैक्ट इसी बंदे ने यूरी को उसके पास्ट में बचाया था और यही है बेयरफुट का नंबर 1। लिटरली इस बंदे ने पब्लिक के बीच में खड़े रहकर एक बड़े से खंबे को अपने बस एक ही हाथ से गिरते हुए रोक लिया। और ध्यान से देखो अभी अनकॉन्शियस यूरी उसी के कंधे पर है। और ये खतरनाक बंदे की एंट्री देखकर डेमियन की भी यहाँ पर फट जाती है। वो अपने आप से सवाल करता है कि आखिर साला ये यहाँ पर कैसे आ गया? उन सालों ने तो कहा था कि ये मर चुका है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? नकल इगोर मेडवेडेव। वेल इस मानवा के चैप्टर नंबर 17 में मैरी ने ये रिवील किया था कि उसने 9 लोगों के साथ मिलकर इगोर जिस प्लेन में था उसी पूरे प्लेन को बॉम्ब से ब्लास्ट करवा दिया था। और तब से डिमिट्री, शॉन और ये बाकी सारे लोगों को ऐसा लगता था कि बेयरफुट का नंबर 1 इगोर मर चुका है। लेकिन अभी डेमियन ने उसे अपनी आंखों के सामने देखा और ये देखकर उसकी फट गई कि आखिर उसने उस तगड़े वाले ब्लास्ट को सरवाइव कैसे किया और अभी ये उसके सामने इतना टिप टॉप कैसे खड़ा है। और बेयर नकल इगोर के गीगा चैड लुक के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। लिटरली एक ऐसा चैप्टर था जिसके अंदर कई सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हुई। हमें शॉन के पास्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा दिखा और उसमें हमने इस चैप्टर की शुरुआत के दौरान एक लेजेंड को भी देखा और इस चैप्टर के एंड में भी एक लेजेंडरी कैरेक्टर की एंट्री होते हुए भी देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में आप डेड मेंशन के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ।